भविष्य के युद्ध का मैदान कैसा होगा? आजकल ये सवाल बहुत उठता है। क्या ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके पास ज्यादा हथियार हैं या फिर उनकी इंटेलिजेंस और पहुंच पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सदियों से हम गन पाउडर और धातु की सीमाओं में बंधे थे। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां गोलियां खुद रास्ता चुन सकती हैं। बंदूकें धमाके के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर चल रही हैं और तोप के गोले ज्यादा दूर जाने के लिए गैस ब्लीड कर रहे हैं। तो आज हम स्मॉल आर्म्स और आर्टिलरी के इन्हीं कटिंग एज ट्रेंड्स पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। राइट। है ना? जी। आज की हमारी बातचीत का मिशन 3 मुख्य क्षेत्रों को समझना होगा। पहला, स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन यानी एसएसए में क्या क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। करेक्ट। ठीक है। दूसरा, आर्टिलरी वेपन सिस्टम्स का आधुनिकीकरण कैसे हो रहा है। और तीसरा, वो कौन सी तकनीकें हैं जिनसे तोप के गोलों की रेंज को बढ़ाया जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सार्ज। सोर्सेज में एक शब्द था जिसने मुझे बहुत चौंकाया, ड्यूप्लेक्स राउंड्स। मैंने जब पढ़ा तो यकीन नहीं हुआ। एक ही कार्ट्रिज से 2 या 3 गोलियां। ये काम कैसे करता है? हाँ, ये सुनने में अनोखा लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ड्यूप्लेक्स और ट्राइप्लेक्स राउंड्स में होता यह है कि एक कार्ट्रिज के अंदर 2 या 3 प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। एक ही कार्ट्रिज में? जी। और जब फायर किया जाता है तो ये एक खास पहले से तय पैटर्न में फैलते हैं। इसका सीधा मकसद है लक्ष्य को भेदने की संभावना, मतलब हिट प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना। अच्छा, मतलब एक गोली चूक भी जाए तो शायद दूसरी या तीसरी लग जाए। बिल्कुल, ये इसका मेन एडवांटेज है। लेकिन सोर्सेज में ये भी था कि इनकी इफेक्टिव रेंज सिर्फ 300 मीटर के आसपास है, तो क्या ये लंबी दूरी के लिए नहीं है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 300 मीटर के बाद इनका फैलाव इतना ज्यादा हो जाता है कि एक्यूरेसी मतलब सटीकता बहुत कम हो जाती है। तो ये क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए, जैसे शहरी लड़ाई में ज्यादा कारगर हैं। समझ गई। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट था केसलेस एम्यूनिशन का, बिना खोखे वाली गोली। ये तो बहुत एफिशिएंट लगता है। फायर करने के बाद कुछ इजेक्ट ही नहीं होगा। हाँ, लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। धातु का केस पूरी तरह हटा दिया गया है। इसका मतलब वजन लगभग आधा हो जाता है और सैनिक ज्यादा गोलियां ले जा सकता है। पर एक सवाल है, बिना धातु के केस के क्या ये एम्यूनिशन नमी या बैटलफील्ड की रफ हैंडलिंग से खराब नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी रही है। अच्छा? केसलेस एम्यूनिशन में प्रोपेलेंट को एक सॉलिड ब्लॉक में ढाला जाता है, लेकिन हाँ, इसे नमी और गर्मी से बचाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। इसीलिए इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। ओके, गॉट इट। अब एक और अजीब चीज पर आते हैं, फ्लेशेट्स, सुई जैसी गोलियां। ये तो और भी स्ट्रेंज है। पारंपरिक गोली की जगह सुई क्यों? हाँ, ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। लगता है कि छोटी सी सुई क्या नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन यहाँ सारी बात फिजिक्स की है। फ्लैशेट्स बहुत हल्के होते हैं और फिन स्टेबलाइज्ड होते हैं। फिन स्टेबलाइज्ड मतलब उनके पीछे छोटे पंख होते हैं? जी बिल्कुल। इसकी वजह से जब इन्हें फायर किया जाता है तो ये 1500 मीटर प्रति सेकंड जैसी अल्ट्रा हाई वेलोसिटी पकड़ लेते हैं। 1500 मीटर प्रति सेकंड? ये तो स्टैंडर्ड राइफल बुलेट से लगभग दोगुनी रफ्तार है। एग्जैक्टली। और इतनी तेज रफ्तार का मतलब है जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी। ये किसी भी बॉडी आर्मर को भेद सकती हैं और हाई वेलोसिटी की वजह से इनका ट्रेजेक्ट्री मतलब उड़ने का रास्ता लगभग फ्लैट होता है, जिससे निशाना लगाना ज्यादा आसान और सटीक हो जाता होगा। बिल्कुल सही। तो एसए में फोकस है हिट प्रोबेबिलिटी, एफिशिएंसी और स्पीड पर। ठीक है, अब आर्टिलरी पर आते हैं। यहाँ सोर्सेस का कहना है कि लक्ष्य है दुश्मन पर सरप्राइज और स्पीड के जरिए एक भारी पल्वराइजिंग इफेक्ट डालना। इस सिलसिले में बर्स्ट फायर का जिक्र आता है। इसका क्या मतलब है? बर्स्ट फायर का मकसद है दुश्मन को सोचने या छिपने का मौका दिए बिना ही खत्म कर देना। आज की मॉडर्न सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स सिर्फ 10 से 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती हैं। 10 से 15 सेकंड में 3 गोले? जी, लेकिन इसका असली कमाल है MRSI, मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट। मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट? एक मिनट, इसका मतलब कई गोले एक ही समय पर टारगेट पर गिरे, पर ये कैसे मुमकिन है जब उन्हें एक के बाद एक फायर किया जा रहा है? इसे ऐसे समझिए, तोप का कंप्यूटर पहला गोला सबसे ऊंचे रास्ते मतलब हाई ट्रेजेक्ट्री पर फायर करता है, जिसे पहुंचने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। सही। दूसरा गोला उससे थोड़े नीचे के रास्ते से और तीसरा सबसे सीधे और तेज रास्ते से। तो भले ही वो अलग अलग समय पर चले हों, फिजिक्स और कंप्यूटर कैलकुलेशन की मदद से तीनों गोले दुश्मन के ठिकाने पर एक ही पल में एक साथ गिरते हैं। वाह,
ये तो बैटलफील्ड पर तबाही मचाने जैसा है। दुश्मन को लगेगा कि 3 अलग-अलग तोपों ने एक साथ हमला किया है। बिल्कुल, और ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल शॉक पैदा करता है। पर इतनी तेजी से फायर करने के लिए तो क्रू को बहुत फुर्ती दिखानी पड़ती होगी। पहले दिखानी पड़ती थी, अब नहीं। यहीं पर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स का रोल आता है। अच्छा। पहले बंदूक को लोड करने, शेल को रैम करने, इन सब में बहुत शारीरिक मेहनत लगती थी। अब ये सारे काम ऑटोमेटेड, इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम से होते हैं। तो ऑटोमेशन आज की आर्टिलरी को ज्यादा तेज और एफिशिएंट बना रहा है। हाँ, इससे समय बचता है और क्रू की थकान भी कम होती है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य का क्या? सोर्सेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स यानी EM गन्स का जिक्र है, जो बारूद के बिना चलती हैं। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। और ये साइंस फिक्शन अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। EM गन्स में कोई विस्फोटक नहीं होता। ये प्रोजेक्टाइल को 2 समानांतर रेल्स के बीच रखकर जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एक्सेलरेट करती हैं। बिना बारूद के। तो इनकी मजल वेलोसिटी कितनी होती होगी? अनुमान है कि ये 5000 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। 5000 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब तो रेंज बहुत ही ज्यादा होगी। जबरदस्त। इसका मतलब है 70-80 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की रेंज। जरा सोचिए, एक नौसेना का जहाज तट से इतना दूर सुरक्षित रहकर भी जमीन पर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है। ये तो लड़ाई का पूरा भूगोल ही बदल देगा। बिल्कुल। इसी तरह रैमजेट टेक्नोलॉजी वाले गोले भी विकसित हो रहे हैं, जिनसे मध्यम तोपों की रेंज भी 70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। अविश्वसनीय। अच्छा, ये सब तो फ्यूचरिस्टिक टेक है, पर जो हमारे ट्रेडिशनल हथियार हैं, जैसे मोटार, उनका क्या? क्या उनमें भी कोई विकास हो रहा है? हाँ, मोटार को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि उन्हें ज्यादा सटीक और मोबाइल बनाया जा रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राइफल्ड मोटार्स। राइफल्ड मोटार्स? इसका क्या मतलब हुआ? इसे समझने के लिए रग्बी बॉल का उदाहरण लेते हैं। जब खिलाड़ी बॉल को फेंकता है तो उसे एक स्पिन देता है ताकि वो हवा में सीधी जाए। हाँ, लड़खड़ाई नहीं। बस ठीक उसी तरह राइफल्ड मोटार की बैरल के अंदर खांचे बने होते हैं जो शेल को एक स्पिन देते हैं। इस गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी की वजह से वो पारंपरिक स्मूथ बोर मोटार के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक निशाना लगाता है। दैट्स स्मार्ट। और मोबिलिटी के बारे में आप क्या कह रहे थे? हाँ, अब ट्रैक्ड मोटार्स जैसे M30 सिस्टम को टैंक जैसी गाड़ियों पर लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो तेजी से अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटार अब सिर्फ बचाव करने वाला हथियार नहीं रहा, बल्कि हमला करने वाला एक मोबाइल आर्टिलरी पीस बन गया है। बिल्कुल, यही इसका नया टैक्टिकल रोल है। वो तेजी से आगे बढ़ सकता है, फायर कर सकता है और दुश्मन जवाबी हमला करे उससे पहले वहां से निकल सकता है। ये तो बात हुई हथियारों को स्मार्ट और तेज बनाने की, लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, दुश्मन तक पहुंचना। और तोपखाने की दुनिया में पहुंच का मतलब है रेंज। तो सवाल ही उठता है कि एक साधारण तोप के गोले को और दूर कैसे पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए आज मुख्य रूप से 4 तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। पहली है रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल, RAP। नाम से ही लग रहा है इसमें रॉकेट लगा होता है। जी, शेल के पिछले हिस्से में एक छोटा रॉकेट मोटर लगा होता है। जब शेल बंदूक से निकलता है तो ये मोटर जलता है और उसे एक अतिरिक्त धक्का देता है। इससे रेंज लगभग 25% तक बढ़ जाती है। तो ये तो सीधा साधा तरीका है, पर क्या ये एक्यूरेट होता है? यहीं पर इसकी कमी है। रॉकेट का थ्रस्ट हमेशा एक जैसा नहीं होता, जिससे एक्यूरेसी पर थोड़ा असर पड़ता है। इसलिए दूसरी तकनीक बेस ब्लीड टेक्निक को ज्यादा पसंद किया जाता है। बेस ब्लीड, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। ये बेस ड्रैग क्या होता है? जरूर। सोचिए, जब कोई प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बहुत तेजी से साइकिल चलाता है तो उसके ठीक पीछे हवा का एक लो प्रेशर पॉकेट या वैक्यूम बन जाता है। हाँ, जो उसे पीछे की ओर खींचता है। बिल्कुल, उसे ही ड्रैग कहते हैं। तोप के गोले के साथ भी ठीक यही होता है। बेस ब्लीड तकनीक में शेल के बेस पर एक खास कॉम्पोजिशन जलता है और उस वैक्यूम पॉकेट में गैस भर देता है। अच्छा, तो ये धक्का नहीं दे रहा, बल्कि पीछे से लगने वाले खिंचाव को खत्म कर रहा है। दैट्स क्लेवर। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये कोई जोरदार धक्का नहीं है, इससे शेल की फ्लाइट स्टेबल रहती है और एक्यूरेसी बनी रहती है। ये मौजूदा तोपों की रेंज 30% तक बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। बहुत बढ़िया। और बाकी 2 तकनीकें कौन सी हैं? तीसरी है एक्सटेंडेड रेंज फुल बॉर या ERFB। ये बस बेहतर डिजाइन वाले गोले हैं, पूरी तरह से स्ट्रीमलाइंड, जिनका पिछला हिस्सा बोट टेल जैसा होता है ताकि हवा को आसानी से चीर सकें। ओके, बेटर एरोडायनामिक्स। और चौथी है एक्सटेंडेड रेंज सब कैलिबर यानी ERSC।
इसमें एक छोटे और हल्के प्रोजेक्टाइल को सैबोट्स नाम के एक बड़े केसिंग के अंदर रखा जाता है। ये कैसे काम करता है? जब शेल बंदूक से निकलता है तो ये सैबोट्स या खोल हवा के दबाव से अलग होकर गिर जाते हैं और अंदर का हल्का प्रोजेक्टाइल अपनी अत्यधिक तेज गति से आगे बढ़ता रहता है। बहुत बढ़िया, अब ये सब बिल्कुल साफ हो गया। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटे तो जी, ऐसे ट्रेंड्स में हमने ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स राउंड्स, केसलेस एमिनेशन और फ्लैशेट्स की बात की। जी। आर्टिलरी टेक में बर्स्ट फायर और MRSI बहुत महत्वपूर्ण है। और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम भी। हाँ, भविष्य की बात करें तो EM गन्स और रामजेट गोले लड़ाई का तरीका बदल सकते हैं। और आखिर में शेल की रेंज बढ़ाने के लिए RAP, बेस ब्लीड और ERSC जैसी तकनीकें हैं। बिल्कुल सही सारांश। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने रेंज बढ़ाने की 2 मुख्य तकनीकों की बात की, RAP जो एक बूस्टर रॉकेट की तरह है और बेस ब्लीड जो ड्रैग कम करता है। सवाल ये है, लंबी दूरी की लड़ाई में सैन्य रणनीतिकार अक्सर रॉकेट की सीधी सादी ताकत के बजाय बेस ब्लीड की सूक्ष्म तकनीक को क्यों पसंद करते हैं, खासकर जब सटीकता यानी प्रिसिजन सबसे ज्यादा मायने रखती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचने से इन तकनीकों के पीछे की फिजिक्स और बैटलफील्ड पर उनके असर की गहरी समझ मिलेगी।